नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और हमने आज अपनी इस लेक्चर सीरीज में फरवरी में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एसएससी जीडी के, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने जीएस के शामिल किए हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें आपसे 10वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा गया है। ये 1 फरवरी का क्वेश्चन है, 1 फरवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था किसी शिफ्ट में। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल है 2002 से 2007। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 2007 से 2012 ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 12 से 17। तो हमने दोनों क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से एक ही क्वेश्चन में शामिल करने की कोशिश की है। तो 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और इसी अवधि के दौरान 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है, जो योजना आयोग का स्थान लेता है। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का जो बनाने की जिम्मेदारी थी वो योजना आयोग की थी, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और अगला ऑप्शन है 1966 से 69, ये योजना अवकाश है, योजना अवकाश। क्योंकि 1966 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगी, योजना में अवकाश आ गया। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ और भीषण सूखा पड़ा, तो आगे पैसे नहीं थे सरकार के पास, तो किसी भी पंचवर्षीय योजना को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। अगला ऑप्शन है 1978 से 80। 1978 से 80 का ये जो कार्यकाल है इसे रोलिंग प्लान कहते हैं, रोलिंग प्लान। क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजनाएं इंप्लीमेंट करने की नीति बनाई। तो ऐसे ही 1978 से 80 तक वार्षिक योजनाएं चली। फिर जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और 1980 में कांग्रेस पार्टी की पुनः सरकार आती है देश में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, पुनः पंचवर्षीय योजनाएं इंप्लीमेंट होने लगती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। ये जो एशियाई खेल हैं इनका पहली बार आयोजन हुआ था 1951 में, पहली बार। तो पहली बार एशियाई खेल 1951 में हुए और कहां पर हुए, भारत में। तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई और किस देश में पहली बार एशियाई खेल हुए, भारत में हुए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हमारे देश में पहली बार आयोजित होने वाले एशियाई खेल हमारे देश में हुए, अर्थात अपने देश भारत में हुए। दूसरा ऑप्शन है 1982। 1982 में दूसरी बार भारत में एशियाई खेल हुए। तो पहली बार कब हुए थे हमारे देश में, 1951 में हमारे देश में पहली बार हुए और एशियाई खेलों का भी ये पहला संस्करण था। और दूसरी बार हमारे देश में एशियाई खेल हुए 1982 में। और 2018 में ये एशियाई खेलों का 18वां संस्करण हुआ, 18वां संस्करण। और इससे भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में। और हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन भी हुआ है। इंडोनेशिया में जकार्ता है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है। तो इसे भी याद रखना है, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। और अगला ऑप्शन है 2023। तो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण 2022 में चाइना में होना था, चाइना के होंगझाऊ शहर में। लेकिन कोविड-19 के कारण चाइना में ये नहीं हो पाया 2022 में। अब ये इसका जो 19वां संस्करण है 2022 में होना था, अब ये 2023 में चीन में होगा, चीन में ही होना था।
अब 2023 में होगा। कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1982। अगला ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है भागीरथी, भागीरथी अर्थात हुगली, भागीरथी हुगली, इसके तट पर प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। तो भागीरथी हुगली नदी के तट पर हुआ। और ये कब हुआ? 1757 में हुआ। किनके मध्य हुआ यह युद्ध? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी से की ओर से ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से इनकी सेना का नेतृत्व नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ये भी युद्ध भूमि में गए थे, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जिसके विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाएंगे, उसका नाम है मीर जाफर। इसीलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ या गधा कहते हैं। अगला ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो ये याद रखना है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ है, ये याद रखना है। अगला ऑप्शन है झेलम नदी। तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध हुआ। हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ। और इसमें दो पक्ष, एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ राजा पोरस। तो इस युद्ध में, यह युद्ध झेलम नदी के तट पर होता है और इस युद्ध को सिकंदर जीत जाता है, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर वो पोरस से बहुत प्रभावित हो जाता है और उनका राज्य वापस कर देता है। तो झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध कहते हैं। अगला ऑप्शन है घाघरा। तो 1529 ईस्वी में बाबर और बिहार तथा बंगाल के अफगानों के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा नदी के तट पर। और इसमें बाबर की विजय हो जाती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये चालुक्य वंश का शासक है, चालुक्य वंश का शासक था ये। और गुजरात में ये चालुक्य वंश के शासक शासन कर रहे थे। और हर्षवर्धन उत्तर भारत का शासक था। ये नर्मदा नदी के दक्षिण पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाता है। और इसी दौरान चालुक्य वंश के शासक उत्तर की ओर अपना विस्तार करेंगे और हर्षवर्धन दक्षिण की ओर अपना विस्तार करेगा। और इनकी सीमा नर्मदा नदी थी, जिसके कारण नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ। और इस युद्ध को पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और हर्षवर्धन पराजित हो जाता है इस युद्ध में। तो इसमें नर्मदा नदी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा त्योहार ये सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और प्रेम सिंह तवांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, प्रेम सिंह तवांग। और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर कंचनजंगा हिमालय में स्थित चोटी है, जो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, लेकिन अगर हिमालय में पूछा जाए तो कंचनजंगा हो जाएगी। राजस्थान, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गणगौर। ये जो गणगौर त्योहार है ये राजस्थान में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ भूभागों में मनाया जाता है, राजस्थान में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और
अगला ऑप्शन है आपका केरल, तो मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है। गणगौर त्योहार राजस्थान में। बिहार में छठ पूजा बहुत पूछा जा रहा है ये पेपर में, छठ पूजा, तो इसमें बिहार के लोग छठ पूजा पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं, तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं बिहार के लोग छठ पूजा के अवसर पर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई। तो पीएम कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई, और इसका उद्देश्य है कि देश के जो भी युवा हैं, जो भी वर्कफोर्स हमारे देश का कार्यबल है, जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके अंदर स्किल हो, स्किल डेवलपमेंट करना, इसका उद्देश्य है स्किल। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश का जो लेबर है, श्रमिक है, अनस्किल्ड है, उसके अंदर कोई कौशल नहीं है। तो इस मजदूरों को, अर्थात लोगों को जो काम करना चाहते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, उनके अंदर कौशल का विकास करना, ताकि वो एक ठीक ठाक पोस्ट में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा सकें। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई, और यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित होती है। कौशल विकास, ये भी पूछा गया आपके पेपर में, कौशल विकास किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है योजना? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना काम करती है। अगला ऑप्शन है 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना। ये योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई, इसीलिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप योजना के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में जो सूक्ष्म उद्यम स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री अभी शुरुआती अवस्था में है, उनको इंसेंटिव देना, प्रोत्साहन देना, ये सरकार का लक्ष्य है, ताकि ये हमारे देश में पनप सके, अर्थात उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल माहौल बन सके। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू होती है, उज्ज्वला योजना। ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से संबंधित है ये उज्ज्वला योजना, और उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। इसका दूसरा संस्करण भी लॉन्च हो चुका है। 10 अगस्त 2021 को महोबा से इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, अर्थात ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। और ये जो एलपीजी कनेक्शन अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% घरों में, सभी घरों में एलपीजी युक्त किचन हो चुकी हैं, अर्थात कि ये जो उज्ज्वला योजना के तहत 100% धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बनने का तमगा मिला है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला ऑप्शन है 25 सितंबर 2017। तो इस समय सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू की गई। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना का मतलब क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को यह योजना शुरू हुई। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 15 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, तो इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। कपिल देव, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं,
हरियाणा हरिकेन। मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख। विराट कोहली, इन्हें चीकू के नाम से जानते हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो पहला अनुच्छेद है, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारत का नागरिक है, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता के बारे में हमें आर्टिकल 9 से पता चलता है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। और नागरिकता संघ सूची का विषय है, अर्थात इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद ने इस संबंध में पहली बार कानून बनाया 1955 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें समय समय पर संशोधन होता रहा और सबसे जो नवीनतम संशोधन हुआ वो 2019 में हुआ। अगला ऑप्शन है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि अगर किसी बाहरी विभाग को, यहां से ऐसे समझ सकते हैं, संसद किसी बाहरी विभाग को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो संसद किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बाहरी भूभाग को, जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, अगर वो हमारे देश में शामिल होना चाहता है, तो संसद उसे शामिल कर सकती है अपने देश में, और उसे राज्य का दर्जा दे सकती है संसद, या संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकती है। जैसे सिक्किम को शामिल किया गया, पहले उसे सह राज्य बनाया संसद ने, फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि देश के अंदर जो देश का भूभाग है, देश के अंदर या देश में किसी राज्य का गठन करना है, किसी नए राज्य का गठन, किसी राज्य का गठन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है। तो ये सब काम कौन कर सकता है? संसद। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है किसी नए राज्य का गठन करना है। नए राज्य का गठन कैसे होगा? जो वर्तमान में राज्य हैं उनमें से किसी राज्य का बंटवारा किया जाएगा, नए राज्य का गठन हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना नामक एक नया राज्य का गठन किया गया। किसने किया? संसद ने किया। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये भी संसद कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। और लास्ट में है आर्टिकल 1। इसमें बताया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 1 में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसे भी याद रखना है। अर्थात भारत क्या है? यूनियन है, और ये किसका यूनियन है? राज्यों का यूनियन है। तो ये बात बताएगी आर्टिकल 1 में। यहां से पता चल जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में हमारे देश के कितने नामों का उल्लेख है? 2, इंडिया और भारत। ये बात पता चलती है आर्टिकल 1 से। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणदेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणदेल भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणदेल, इनका संबंध भरतनाट्यम से। और ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम। और शंकरदेव, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। शंकरदेव ये सत्रिया नृत्य के जनक माने जाते हैं, इसी से संबंधित है।
मणिपुरी, इससे क्वेश्चन पूछा गया। झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। झावेरी बहनें, मणिपुरी कहाँ का है, जैसा कि नाम है मणिपुर से है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से। कथक, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए बिरजू महाराज से, तो ये बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये किस घराने से हैं, लखनऊ घराने से हैं बिरजू महाराज। इनका 2022 में देहांत हो गया था। और ये जो कथक है ये यूपी और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें आपसे पूछा गया है रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। इसमें क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य ने, लेकिन ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अर्थात जो शासनिक और प्रशासनिक बातें हैं, उन बातों का उल्लेख है इस पुस्तक में। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। इसके लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित, प्रधानमंत्री और गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य के नेतृत्व में। अगला ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और अगला ऑप्शन है जॉन मिनार्ड कीन्स। इन्हें मैक्रो इकोनॉमी का जनक माना जाता है। अर्थात वृहद अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है जॉन मिनार्ड कीन्स को। मैक्रो एक शाखा, इसकी एक अर्थव्यवस्था की एक शाखा होती है मैक्रो इकोनॉमी, एक शाखा होती है माइक्रो इकोनॉमी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमी है इसके जनक माने जाते हैं जॉन मिनार्ड कीन्स। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। तो इसमें आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया तो चाणक्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 22। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 में। अब इसमें हमारे देश के नागरिकों को ऐसा संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, उसे कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के द्वारा। जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के दौरान और गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान में है। तो इस विशेष प्रावधान में से एक प्रावधान यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो तुरंत उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अर्थात गिरफ्तार करते समय किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, फिर गिरफ्तार किया जाएगा। तो और दूसरी बात इसमें यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अर्थात उसे ऐसे नहीं रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा गिरफ्तारी के समय से। इसमें आने जाने में, जो यात्रा में आने जाने का समय होता है वो शामिल नहीं होता है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार, हालांकि ये प्रावधान निवारक निरोध कानून में लागू नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है, यह तो हो गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अर्थात यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, कोई दोष लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति का वो मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय जब उस व्यक्ति को, उस आरोपी को सिद्ध कर देता है कि हाँ इसी ने ये अपराध किया है, तो आरोपी हो जाता है अपराधी। तो ऐसे व्यक्ति जिस पर कोई आरोप लगा है कि इसने कोई अपराध किया है, ऐसे आरोपी को भी हमारे संविधान ने कुछ संरक्षण प्रदान किया है कि यदि किसी व्यक्ति को पर कोई आरोप लगा है और न्यायालय उसे सिद्ध कर देता है कि हाँ इस व्यक्ति पर जो आरोप लगा है ये सही है, अब वो अपराधी हो गया, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 20 के तहत। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया जाएगा उस समय लागू कानूनों के आधार पर ही उसे दंडित या अभियोजित किया जाएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने सन 2010 में कोई अपराध किया था तो उस समय उस अपराध के लिए जो कानून में दंड का प्रावधान था वही दंड मिलेगा। और दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरी बात इसमें यह लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित या अभियोजित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है और न्यायालय उसे सिद्ध कर देता है, एक बार उसे दंडित किया गया, दोबारा फिर केस चलाकर उसे दंडित करवाया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके संबंध में भी हमारे संविधान ने संरक्षण प्रदान किया है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात कानून की नजर में सभी लोग एक समान हैं, ये बात बताई गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव की मनाही की गई है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? तो टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते चीन ने। टोक्यो पैरालंपिक में सर्वाधिक पदक चीन ने जीते। यूएसए ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यूएसए ने जीते। अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए, 22वां संस्करण हुआ, में सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते, सर्वाधिक पदक। अगला ऑप्शन है जर्मनी। तो हाल ही में भारत में विश्व हॉकी कप 2023 का 15वां संस्करण, हाल ही में भारत में विश्व हॉकी कप का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये उड़ीसा में हुआ है और इस हॉकी कप का विजेता कौन रहा? जर्मनी। तो जर्मनी इसका विजेता रहा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज्यादा पदक चीन ने जीते थे, 207 पदक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी हैं, रेल मंत्री। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो ये रेल मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। और किरण रिजिजू ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं, कानून एवं न्याय मंत्री। अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं। तो इसमें वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में बदल देता है? तो एक ट्रिक इसमें याद कर लेना है, अनिल। ये जो आ से अम्ल हो गया, ये नीले को, नी से नीले को, ला से लाल, ये जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। और एक दूसरी ट्रिक है छालानी। ये जो छा से क्षार है, ये क्षार, ये ला से लाल, लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले में। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में कन्वर्ट कर देता है? तो क्षार ये लिखा है, लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नीला कहाँ लिखा है? तो ये थोड़ा सा गलत लिख गया, नीला, तो नीले में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की हमने अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और जल्द ही अगला वीडियो लेके रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।